नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डेली क्विज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर में चर्चा करेंगे। आज तिथि है 31 ऑफ दिसंबर 2023। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि डेली क्विज के अंदर में हम अलग अलग स्रोतों से प्रश्नों को लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो पीआईबी हो, चाहे वो द हिंदू हो, तो इसके अलावा जो और भी अन्य महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं वहां से इन प्रश्नों को हम लेकर के आपके लिए आते हैं। आप सभी को हम लोग लगातार एक सूचना दे रहे हैं कि आपको अगर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसे फिल कर सकते हैं और जो हमारे सिविल सेवा परीक्षा विशेषज्ञ हैं वो आपसे चर्चा करके आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक घोषणा है। घोषणा यह है कि कल 1 जनवरी 2024 को द हिंदू एनालिसिस और डेली क्विज आप लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा और 2 जनवरी से हम अपनी इन सभी जो वीडियोस हैं इनके साथ में आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। राइट, आइए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कथन हमारे सामने है, भारतीय पर्यटक विदेश यात्रा कर रहे हैं, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात, प्रवासी भारतीयों से आवक प्रेषण, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत की अन्य देशों को सहायता एवं ऋण। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कब होती है? जब देश के अंदर में मुद्रा आती है, धन आता है। ये न्यूज यहाँ पर लाई कहां से गई है? तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में ये समाचार छपा और यहाँ पर न्यूज ये है कि 620 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये। ठीक है, अब इसके अलावा आप यहाँ पर देखिएगा कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो किसी भी देश के अंदर में जो वहां का केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत के लिए यहाँ पर कौन है? आरबीआई है, तो आरबीआई इस काम को करता है भारत के लिए। ओके, इसके अलावा एक अगला विषय हमारे सामने आता है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है इसे रखा क्यों जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी देश की मुद्रा का जो मूल्य होता है उसको निश्चित करने के लिए, खास तौर पर डॉलर के सापेक्ष जो मुद्रा के मूल्य होते हैं उनको स्थिर रखने के लिए, आर्थिक संकट की स्थिति में उस देश के अंदर में जो मुद्रा की आपूर्ति है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मुद्रा की आपूर्ति है वो बनी रहे, जिसको हम लोग तरलता या लिक्विडिटी भी कह देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी कोई देश कुछ भी निर्यात करता है तो निर्यात के रूप में उसे धन की प्राप्ति होती है। अब यहीं पर आप देखें, फॉरेन करेंसी एसेट्स, अगर आप भारत में आए तो आरबीआई फॉरेक्स को संभालता है। ठीक है, और भारत के अंदर में जो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है, इसके अंदर ये 4 बड़े कंपोनेंट हैं, 4 प्रमुख घटक हैं। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, अगला है गोल्ड, अगला है एसडीआर, अगला है आरटीपी। ठीक है, यहां से प्रश्न हो सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं भारत के फॉरेन रिजर्व के अंदर में। अब जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है ये सबसे बड़ा घटक है, मतलब कि हमारे देश के अंदर में जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आती है वो जो है, जो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व के अंदर में जो सबसे बड़ा घटक है वो क्या है? वो विदेशी मुद्राएं हैं। विदेशी मुद्रा के रूप में ही सबसे अधिक हम जो है भंडार प्राप्त करते हैं। इसमें यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापानीज येन है। तो कुछ निर्यात करेंगे तब मिलेगा। जैसे कोई आईटी प्रोफेशनल है, बाहर अमेरिका में वर्क करता है, उसने अपने घर रुपए भेज दिए हैं तो भारत में विदेशी मुद्रा आ गई है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इन सब माध्यमों से भारत जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए एफडीआई अगर आया भारत के अंदर में, तो ऐसे में क्या आया? विदेशी मुद्रा भारत को मिली। तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें इस प्रश्न का उत्तर, तो यहाँ पर आप देखें भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। प्रवासी भारतीयों से जो धन आता है उसकी बात है, बिल्कुल वृद्धि होती है। एफडीआई आता है भारत के अंदर में,
बिल्कुल इससे वृद्धि होती है। अब अगर कोई पर्यटक भारत से विदेश यात्रा करने जा रहा है तो भारत से धन जा रहा है, आ नहीं रहा है, हटा दीजिए इसको। भारत के अन्य देशों को सहायता, निश्चित रूप से इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि नहीं होती है। राइट, तो ऐसे में 2, 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं यहां से। अगला प्रश्न है ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अर्थात WTI। ठीक है, ये शब्द अक्सर खबरों में रहते हैं। शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? आप यहां देखें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, तेल के लिए बेंचमार्क कीमतें हैं, अमेरिकी बाजारों में स्टॉक सूचकांक है, लेखा परीक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग मानक है। यह है क्या चीज? तो आप यहां पर देखें, यह समाचार लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से। अब यहाँ पर अगर आप इस समाचार को देखें यहाँ पर तो दिखेगा आपको कि 2023 के अंदर में जो ऑयल के, जो कच्चे तेल के जो भाव है, जो दाम है, उनमें 10% की एक गिरावट हमारे सामने उभर करके आती है भू राजनीतिक मुद्दों की वजह से। अब यहाँ पर आप देखें कि ब्रेंट क्रूड का जिक्र है, आप यहाँ पर देखें वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जिक्र किया गया है, यहाँ पर जिक्र किया गया है किस तरीके से जो ओपेक है, ओपेक प्लस कंट्रीज है, वो लगातार चर्चा करते रहते हैं इन सारे मुद्दों के ऊपर में कि दुनिया भर के अंदर में तेल की कीमतों को स्थिर कैसे रखा जाए, और इसके लिए तेल के उत्पादन में कभी कटौती करते हैं, कभी उसको बढ़ाते हैं। हमें मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा करनी है ब्रेंट क्रूड ऑयल की और बात करनी है वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट की। देखिए, तो एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों जो है बेंचमार्क कीमतें हैं कच्चे तेल के लिए, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। अब जो अगला विषय हमारे सामने बच गया वो विषय ये है कि आखिर ब्रेंट और WTI है क्या। तो एक बात आप ध्यान रखना, WTI मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है अमेरिका के साथ में, और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है इसका संबंध है यूरोप के साथ में। ठीक है, यूरोप के अंदर में उत्तरी सागर का क्षेत्र है, नॉर्थ सी वाला एरिया है, यहाँ पर ब्रेंट एक क्षेत्र है। जी हाँ, ब्रेंट एक एरिया है, फोर्टिस एरिया है, ऑसबर्ग एरिया है, इकोफिस्क एरिया है, इसलिए इसे BFOE भी कहा जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल को BFOE भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा जो ब्रेंट है इसका उत्पादन कहां पर होता है? इसका उत्पादन होता है समुद्री क्षेत्र से, तो जो पानी के जहाज आदि होते हैं उनके माध्यम से इसका आयात निर्यात, इसको जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में लाया ले जाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें WTI को, तो ये जो है ये जमीन के ऊपर में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइपलाइन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा दो बहुत अच्छे शब्द हैं, एक है कि दोनों ही तेल जो है WTI और ब्रेंट, ठीक है, लाइट है और स्वीट है। तो स्वीट ऑयल का मतलब यहाँ पर होता क्या है? बड़ा अच्छा शब्द है, परीक्षा के लिए बड़े काम का हो सकता है। देखिए, स्वीट ऑयल शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भी तेल के अंदर में जो सल्फर का कंटेंट होता है वो 0.50% से कम होता है। तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वीट पेट्रोलियम ऑयल वो होते हैं जिसमें कि सल्फर का कंटेंट जो है 0.50% से कम होता है, और लाइट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जिनका घनत्व जो है वो कम होता है, मतलब कि ऐसे तेल जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, तो उनको हम लोग लाइट क्रूड ऑयल कहते हैं। राइट, एरियाज बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पर ब्रेंट का भी, और अमेरिका में लुइसियाना है, नॉर्थ डकोटा है, टेक्सास का एरिया है, तो एरियाज बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सिद्ध पारंपरिक चिकित्सा की उत्पत्ति किस क्षेत्र के अंदर में हुई है? तो आयुष को हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, आयुष मंत्रालय को हम सभी लोग जानते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आयुष का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मालूम करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर में भेज दीजिए। राइट, तो अब यहीं पर अगर आप देखो AYUSH आयुष, तो इसमें जो S है, चलिए एक तो मैंने आपको बता ही दिया, उसका मतलब है सिद्ध या सिद्धा। अब जो सिद्धा उपचार प्रणाली है ये भारत की अपनी इंडिजिनस उपचार प्रणाली है। ठीक है, ये तमिलनाडु के अंदर में विकसित हुई, PIB के साइंस टेक के खंड के अंदर में, PIB में हम लोग देखते हैं कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसको प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर सिद्धा अगथियार थे, इनके जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं सिद्धा डे के रूप में, सिद्धा दिवस के रूप में, और इनका जन्म तमिलनाडु के अंदर में हुआ था।
हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सिद्ध का जो ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती, ठीक है, उन्होंने इस ज्ञान को फैलाया, नंदी आदि को दिया गया, फिर वहां से यह ज्ञान देवताओं के माध्यम से अन्य मनुष्यों को, ऋषियों को प्राप्त हुआ। खैर यहाँ पर सिद्धा या जिन्हें सिद्धर भी कहते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है, इनके माध्यम से यह ज्ञान बहुत प्रचलित हुआ। और इसके अंदर में मुख्य रूप से पंच तत्वों की बात की जाती है, जिसमें हम लोग देखते हैं पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, जल है, वायु है। इन तत्वों के माध्यम से ही इनका मानना होता है कि मनुष्य के जो पीड़ाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका उपचार किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक चैलेंजिंग पॉइंट उभर करके आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा कि भारत के अंदर में ये जो स्थानीय स्तर पर उपचार करने वाले लोग होते हैं, हमें निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस है मेडिकल साइंस के अंदर में, क्या उनको ट्रेनिंग थोड़ी बहुत दी गई है, अन्यथा लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ भी हो सकता है। तो जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस है, जो उपचार की जो भारतीय पद्धतियां हैं, निश्चित रूप से उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर और जुड़नी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही, और वो था कि जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, उस ज्ञान को भी इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, प्रयोग और परीक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है? तमिलनाडु। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी फेडरेशन विकास के सहकारी मॉडल को बढ़ावा देता है, जिनमें शामिल है डेयरी उद्योग, तिलहन उद्योग, वनस्पति एवं खाद्य तेल उद्योग और वनस्पति उद्योग, सारे के सारे शामिल हैं। डी इसका सही जवाब है। और दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है, गुजरात के गांधीनगर के अंदर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। इसके अलावा आप देखें तो भारत के अंदर में दूध का जो उत्पादन है, कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से ही किया जा रहा है, और दुनिया भर के अंदर में दूध के उत्पादन के अंदर में भारत 24% के साथ में जो उत्पादन है, उसके साथ में पहले स्थान पर दिखाई पड़ता है हमारा देश। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम NCDFI की बात करते हैं तो भारत के अंदर में डेयरी उद्योग को गाइडेंस देने में बड़ी भूमिका अदा करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आनंद जिले के अंदर में 7000 वर्ग मीटर के 7000 स्क्वायर मीटर के एरिया में NCDFI का मुख्यालय बनने जा रहा है। सौर ऊर्जा से चलेगा, 100% ग्रीन बिल्डिंग के आधार पर बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये जो एरिया है आनंद का, वो व्हाइट रिवॉल्यूशन या दुग्ध क्रांति के साथ जुड़ा हुआ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस संस्था के बारे में कुछ एक बिंदु, इस संस्था के बारे में भी प्रश्न परीक्षा में बनाए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और नई दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया शुरुआत में आप देखें। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाद में जो इसका मुख्यालय है वो दिल्ली से आनंद जिसे भारत की दुग्ध राजधानी भी कहा जाता है, यहाँ पर स्थानांतरित किया गया। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है कि पहले हेडक्वार्टर कहाँ था इसका, नई दिल्ली में था, फिर कहाँ चला गया, आनंद गुजरात चला गया, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, और यहीं से प्रश्न निकाला गया था, डेयरी, तिलहन, वनस्पति और खाद्य तेल और वनस्पति उद्योगों और अन्य वस्तुओं को बढ़ावा देना। इसके अलावा भारत के अंदर में जो डेयरी और तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां हैं, इनका जो कामकाज आदि है, इनको जो गाइडेंस देना है, इनका जो प्रशिक्षण आदि है, समन्वय है, इसमें भी इनको सहायता आदि प्रदान करना। करेक्ट। इसके अलावा आप देखें अगला प्रश्न है PYQ के अंदर से 2023 में प्रश्न पूछा गया था, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मुख्य रूप से सीमित, निवारक, प्रोत्साहन और पुनर्वास देखभाल के साथ उपचारात्मक देखभाल पर केंद्रित है। देखिए अगर हम बात करें क्यूरेटिव केयर की, उपचारात्मक देखभाल की हम बात करें, तो हम इस बात को देखते हैं कि जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हैं हमारे देश के अंदर में, तो अगर इन योजनाओं को हम देखें तो इन योजनाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि समग्र देखभाल इनके ऊपर में, इसके अंदर में ज्यादा फोकस कहां पर है, समग्र देखभाल पर ध्यान है,
ना कि केवल उपचारात्मक देखभाल पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में पहला वाला गलत हो जाता है। अगर देखिए पहला वाला गलत है तो आप यहाँ पर देखो डी अपने आप यहाँ पर हो जाता है कि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला अब सही है कि नहीं है इसको हमें देखना है। लेकिन आप यहाँ पर देखें इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। हमने क्या बोला, पहला गलत हो गया, तो डी अपने आप उत्तर तो हमको मिल गया कि पहला गलत है, दूसरा अपने आप सही है। और यहाँ पर निश्चित रूप से राज्यों की एक बड़ी भूमिका उभर करके हमारे सामने आती है। आगे आप देखें, अगर हम बात करें फैक्ट ऑफ द डे की, तो यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनकी समीक्षा है तो एक बैठक का आयोजन किया गया। और यहाँ पर आप देखिएगा NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, द्वारा खातों के अधिग्रहण की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया है। और NARCL जिन समस्याओं का सामना कर रही है खातों के अधिग्रहण आदि में, इसके संबंध में चर्चा की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर NARCL है क्या, ठीक है। देखिए NARCL जो है ये 2021 में इस कंपनी की बात कही गई थी। कंपनी है, आप यहाँ देखें लिखा हुआ है कंपनी लिमिटेड, और ये जो है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। हम लोग अक्सर बात सुनते हैं NPA की, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं, या आप यूं कह लीजिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। मतलब कि बैंकों का ऐसा धन, ऐसा मुख्य रूप से आप समझो कि वो धन जो बैंकों ने उधार दिया हुआ है और ना तो वहां से ब्याज मिल रहा है ना तो मूलधन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं और ऐसे में इसे NPA डिक्लेयर किया जाता है। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो NPA की रिकवरी है अलग अलग बैंकों की, ठीक है, आखिर उसकी रिकवरी किस तरीके से किया जाए, जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनको बेहतर किस तरीके से बनाया जाए। तो भारत सरकार पिछले करीब कई वर्षों से 8-10 वर्षों से इस प्रस्ताव पर काम कर रही थी कि हम ARC AMC का निर्माण करेंगे, और इसी में हम देखते हैं कि NARCL का निर्माण किया गया है। और इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि 51% के आसपास जो भागीदारी है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक की है। इसके अलावा एक और कंपनी साथ में इसके बनाई गई जिसका नाम है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL, और इस कंपनी का नाम है विभिन्न सेवाओं को प्रदान करना। इसका काम क्या है, सेवाओं को प्रदान करना, इसका कार्य है सेवाओं को प्रदान करना। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो NARCL जो है सरकारी इकाई है और इसमें जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इनके पास बहुमत में हिस्सेदारी है। निजी क्षेत्र के बैंक भी इसके अंदर में शामिल है। केनरा बैंक प्रायोजक बैंक के रूप में यहाँ पर काम करता हुआ दिखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, ठीक है, 2002 के तहत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण अर्थात एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में इसको पंजीकृत किया गया है RBI के साथ में। ये पंजीकृत साथ में किसके है, RBI के साथ में इसे पंजीकृत किया गया है, ठीक है। ओके, तो ये रहे डेली क्विज के सारे प्रश्न और इनके ऊपर में चर्चाएं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि केवल 5 क्वेश्चन आपके सामने नहीं थे, आपके सामने लगभग आप देखें तो 10 प्रश्नों की चर्चा हुई, क्योंकि जब कोई टीचर चर्चा करता है प्रश्नों के ऊपर में तो वो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता है और वहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अंत में मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में पिन्ड कमेंट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप इसको फिल कर दें और ऐसे में जो भी आपके डाउट्स है इनका समाधान हमारे सिविल सर्विसेज एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के बारे में सूचनाएं मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएंगे, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को हमारी तरफ से, पूरे बायजूस IAS की टीम की तरफ से न्यू ईयर की, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।
कल 1 जनवरी को DQ DNA उपलब्ध नहीं रहेगा, 2 जनवरी को आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।